हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। अब आपका कैट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, राइट? पर हमें अभी और बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट देने हैं और उसमें मेजरली इंपॉर्टेंट रहेगा जो अपकमिंग है, उसमें है जैट, राइट? जैट और स्नैप पे आपको फोकस करना है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, या फिर आप सिंपल फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस भी कह सकते हो, राइट? तो इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, स्पेशली ऑफ दैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट इफ यू आर टारगेटिंग, राइट? सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। तो जो टॉपिक का नाम है हम उसको सेंटेंस कंप्लीशन कह रहे हैं, राइट? आप इसको फिल इन द ब्लैंक भी कह सकते हो, आइदर ऑफ द वेज। तो हम इस सेशन में कैसे सिंगल ब्लैंक, कैसे डुअल ब्लैंक, कैसे ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चंस को टारगेट करना है, तीनों पे ही फोकस करेंगे, राइट? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चंस। तो मेजरली आपको सिंगल ब्लैंक, डुअल ब्लैंक, ट्रिपल ब्लैंक के क्वेश्चंस मिलते हैं। कभी कभार, रेयरली यू माइट गेट 4 ब्लैंक्स, राइट? सो इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग दैट इज सीन। तो जब हम किसी सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास एसेंशियली 2 चैलेंजेस हैं या 2 एरियाज में हमें काम करना है। कौन से वो 2 एरियाज हैं? पहला एरिया कि आपकी वोकैबुलरी सॉलिड होना यहाँ पर ज़रूरी है, राइट? तो कैट से यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस दिखते हैं आपको, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। और दूसरा कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट पे भी फोकस करना है, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्रूशल। अब स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, वो केवल वोकैबुलरी पे फोकस करने लग जाते हैं और इस एस्पेक्ट को बिल्कुल नेग्लिजेंट कर देते हैं। ये आपको नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कितना भी सॉलिड वोकैबुलरी बेस हो, पर अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो आप राइट एक्यूरेसी के साथ आंसर्स पे नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर जो पहली इंपॉर्टेंट एडवाइस है, आपको दोनों एरियाज पे फोकस करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हमारी वोकैबुलरी तो अभी तक बिल्ड नहीं हुई, हम पहले वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करते जाते हैं, जब हमें लगेगा कि हमारी वोकैबुलरी सॉलिड हो गई है तब हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। नहीं, डोंट मेक दिस मिस्टेक, राइट? बोथ आर टू बी डन पैरेलली, राइट? कई बार ऐसा भी हमें फीडबैक मिलता है स्टूडेंट से कि मैम हमें वर्ड्स तो आते थे पर कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आया, तो वी कुड नॉट रीच टू द राइट आंसर। तो अगर आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, गुड, लर्न द मीनिंग, राइट? तो मे बी एग्जैक्ट वर्ड नहीं प्लेस कर पा रहे, पर आपको पता है कि किस तरह का एक सिंपल वर्ड यहाँ पर प्लेस हो सकता है, उसी का तो सिनोनिम एंटोनिम होगा जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता। सो डू इट पैरेलली। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो इससे रिस्ट्रिक्ट मत करो कि वर्ड मीनिंग नहीं पता। आई विल टेल यू हाउ टू प्रोसेस द क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी टू अप्रोच द क्वेश्चन। सो फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड इन केस यू आर गेटिंग न्यू वर्ड्स, लर्न देम, राइट? अब वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए क्या कर सकते हो आप, राइट? अब जितना भी आपके पास टाइम है, डोंट गेट एंग्शियस। आप अगर ईमानदारी से आधा घंटा से 40 मिनट रेगुलरली दोगे तो भी जैट तक आपके पास एक सॉलिड वोकैबुलरी बेस हो जाएगा, राइट? सो जस्ट डोंट गेट इंटिमिडेटेड कि मेरे पास अब टाइम नहीं है। वट एवर टाइम यू हैव, यू कैन very easily invest 30 to 40 minutes and you will see a very steady and solid improvement happening. तो कैसे करें वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट? पहली चीज क्या नहीं करना, आपको क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है? बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, ये बहुत ही फ्लॉड अप्रोच है, बहुत ही कम रिटेंशन रहता है। आप मेहनत भी करोगे, आप एक वर्ड लिस्ट ढूंढ लो, आप सोचो मैं तो 30-40 वर्ड रोज रट्टे मार के याद करूंगी, एग्जाम के डेट में आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा सा है, बट यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द राइट मीनिंग। सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। डोंट क्रैम, बहुत ही इलॉजिकल तरीका है। तो फिर क्या करें मैम? तो मैम बता देती हैं क्या करो, राइट? तो पहला तरीका ये है कि रूट वर्ड्स पे काम करो। देखो तुम लोगों का ना लॉजिक अच्छा है, राइट? सो तुमने कैट की तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं यू वर्कड ऑन द लॉजिक, तो तुम्हें लॉजिक एसोसिएटेड चीज़ें जल्दी रिटेन होंगी एंड यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट क्विकली टू दैट। तो रूट वर्ड्स अप्रोच को फॉलो करो। देख से सिंपल सी रूट लेते हैं, बेन। बेन का मतलब होता है समथिंग विच इज गुड। अब बेन से तुमने बहुत सारे वर्ड सीख लिए, कैसे? जैसे बेनोवलेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बीइंग काइंड, राइट? ऐसे ही एक वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग
पॉजिटिव, इडिक्ट, इडिक्ट स्टेटमेंट, राइट। प्रिडिक्ट याद है तुम्हें, प्री प्लस इडिक्ट, तो इसको बना के प्रिडिक्शन हो गया, भाई मैच का प्रिडिक्शन है कि आज इंडिया जीतेगी, राइट। सो प्रीडिक्ट हो गया, प्री इज बिफोर एंड इडिक्ट इज टू स्टेट समथिंग, तो बेन इज गुड एंड इडिक्ट इज यू स्टेटिंग समथिंग गुड, तो बेनेडिक्शन क्या बन गया, ब्लेसिंग बन गया। तो तुम्हारे पास वर्ड है बेनोवोलेंट, बेनेडिक्शन, राइट। फिर ऐसे हो गया बेनीफैक्टर, राइट। फिर हो गया बेनिफिशियरी। सो ऐसे तुमने क्या किया, हमने लॉजिक से सीखा कि यार ये जो बेन वाले वर्ड्स है ये पॉजिटिव होते हैं, राइट। अब जैसे मैल की बात करो, तुमने मैल न्यूट्रिशन सुना होगा, मैल है ना, तो मैल नेगेटिव रूट है, तो अगर तुम बेनोवलेंट की जगह मैलोवलेंट कर दोगे तो ये ऑपोजिट वर्ड बन गया। बेनेडिक्शन की जगह मैलेडिक्शन कर दोगे, ये ऑपोजिट वर्ड बन गया, राइट। सो बेसिकली बेनोवलेंट इज अ काइंड पर्सन, देन बेनेडिक्शन इज अ ब्लेसिंग, तो मैलेडिक्शन हो गया कर्स। बेनिफैक्टर इज अ पर्सन हु स्पॉन्सर्स गुड, बेनिफिशियरी इज अ पर्सन हु रिसीव्स गुड। तो कितने सारे वर्ड तुम एक साथ सीख गए, राइट। तो रूट वर्ड्स की एक सॉलिड अप्रोच होती है, इसको तुम डेफिनेटली असिमुलेट करो। इस अप्रोच से तुम बहुत सारे वर्ड सीखोगे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हम अगर रूट से एसोसिएट कर पाते हैं तो हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है। सिंपल सा एग्जाम्पल लो, तुम्हें डिसमे का मतलब नहीं पता, पर तुम्हें डिस रूट तो पता है कि यार डिस तो नेगेटिव रूट होती है, मैंने डिसअपॉइंटेड देखा था, राइट। सो डिस इज अ नेगेटिव रूट, तो जहां भी आपको नेगेटिव वर्ड मिलता है तो आप समझ जाओगे कि डिस में कैन बी अ पॉसिबल चॉइस। या आपको ब्लैंक का कॉन्टेक्स्ट समझ के आ गया, समझ में कि यहाँ तो पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए और एक चॉइस में डिस में है, तो आपको पता है हाँ डिस तो नेगेटिव रूट है, दिस कैन नॉट बी माय आंसर, है ना। सो लॉजिकली इट्स अ वेरी स्मार्ट अप्रोच एंड यहाँ पर वर्ड रिटेंशन सॉलिड रहता है। तो एक तो रूट वर्ड अप्रोच हो गई, इसको आप फॉलो कर सकते हो, राइट। दूसरी जो आपकी अप्रोच है वो हो सकती है निमोनिक्स की। तो निमोनिक्स क्या होते हैं, मेमोरी टूल्स होते हैं जो रिटेंशन में हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जब मैं 6th में थी तो हमें 1 to 20 एटॉमिक नंबर हमारी मैम ने ऐसे सिखाए थे, ह हे ली बेब कनो फने नाम गाल सिप्स क्लार्क का, देखो अभी भी याद है ना। या तुम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो तुमको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आई एम श्योर एवरीबडी, अब सबके अलग अलग स्टाइल से, हमने तो ऐसे ही सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो तुमको याद है ना अभी तक। देखो मुझे याद है, मैं तो कितनी बुजुर्ग हो गई, तो तुम्हारा तो और रिसेंट होगा, बट आई एम श्योर तुम्हें याद होगा, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी थी, तो यही निमोनिक्स होता है। सो यू बेसिकली ट्राई टू रिलेट और एसोसिएट और यू क्रिएट सम मेमोरी हुक्स टू रिटेन द वर्ड। जैसे एक वर्ड होता है लैसिट्यूड, है ना, तो लैसिट्यूड का मतलब होता है लेजी होना, तो मैंने ऐसे बोला लस्सी पी के लैसिट्यूड आ गया, मतलब बेसिक है बट मेरे को याद होता है, राइट। सो इसी तरीके से आप वर्ड्स को रिलेट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो और मेमोरी हुक्स क्रिएट कर सकते हो, सो दैट द वर्ड्स स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो निमोनिक्स एक अप्रोच है, एक अप्रोच रूट वर्ड्स है, एक और अच्छी अप्रोच है, ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट वर्क्स फिनोमिनली वेल, आप ट्राई करके देना, आई कैन वाउच फॉर दिस, ये सर्टनली काम करती है। तो है ना, हमारे स्कूल में हमें एक सर ने पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया था कि ना आप कोई भी 5 वर्ड्स ले लो, हमें तो कहते थे नॉवल से ले लो, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे जीके के लिए तो न्यूज़पेपर से ले लो, आरसी सॉल्व कर रहे हो वहाँ से ले लो, राइट। कहीं से भी 5 वर्ड ले लो जो तुम्हें नहीं आते, तुमने वर्ड लिखे, ये तुम्हारे 5 वर्ड हैं, ये 5 वर्ड तो तुमको नहीं आते, राइट। इस वर्ड का तुमने मीनिंग लिखा तो तुम्हें मेन वर्ड आ गया। अब इस वर्ड के साथ कोई 2 सिनोनिम्स लिख लो, सिनोनिम्स मतलब जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, और 2 एंटोनिम्स लिख लो, ठीक है। ऐसा हर वर्ड के साथ करो, तो कितने वर्ड हो गए एक कार्ड पे, 25 वर्ड हो गए, है ना। और ऐसे 5 कार्ड बनाने एक हफ्ते का टारगेट रख के, तो 125 वर्ड हो गए। ये अब एक ध्यान रखना, जो कार्ड का जो साइज है ना वो छोटा रखना, ताश के पत्ते जितना। बड़ी बड़ी कॉपीज में लिखने लग जाते हो, कॉपी तुम हर जगह नहीं काम कर लेके जा सकते ना, सपोज तुम ऑफिस जा रहे हो तो तुम क्या कॉपी लेके थोड़ी जाओगे, राइट। बट कार्ड्स मैंने क्या किया था, मैं एग्जैक्टली क्या करती, जो हमें वेडिंग इन्वाइट्स आते हैं ना, तो तब गत्ते के इन्वाइट्स आते थे, अभी तो कम आने लग गए हैं वेडिंग कार्ड्स, अब तो ई कार्ड्स का ज़माना है, पर उस टाइम उसके पीछे का पेपर कट कर लेती थी। आइडिया ये कि वो क्रम्बल ना करे, अगर तुम बिल्कुल पतली कॉपी का पेपर लोगे ना, ऐसा जैसे अगर तुम इतना ये थिन सा एक पेपर लोगे ये वाला, तो ये क्या है, ये फट जाएगा, ये हफ्ता भर सस्टेन नहीं करेगा। तो टेक थोड़ा सा मोटा कार्डबोर्ड टाइप का पेपर, और तुम क्या करो उस पे ऐसे, और छोटा रखो ताकि तुम्हारे वॉलेट में आ जाए, तुम्हारे पर्स में आ जाए, और जब भी तुमको टाइम मिल रहा है, राइट। अगर तुम पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के बीच में टीचर गई, दूसरा आई, अटेंडेंस ली, यू गेट दैट टाइम, राइट। तो उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया और इन कार्ड्स को ग्लांस कर लिया, राइट। बस देखना है, रट्टे भी नहीं मारने। और अगर और इफेक्टिवनेस चाहते हो तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्ड है, यहाँ तुम्हारे
हर वर्ड के साथ एसोसिएटेड दो दो वर्ड है, तो टोटल 25 वर्ड है। जब कार्ड को फ्लिप कर रहे हो, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस कार्ड जो मेन वर्ड है उसको सेंटेंस में यूज कर लो। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, ये कभी कभी फेल नहीं होती, ये वर्ड्स आप कभी नहीं भूलोगे। आपको बस ये करना है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, मेट्रो, यू आर वेटिंग फॉर द कैब टू कम, राइट, एक हफ्ते में रट्टे नहीं मारने, बट यू हैव टू जस्ट सी एवरी टाइम यू आर गेटिंग टाइम। तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा, और 125 वर्ड इन अ वीक इज अ वेरी गुड नंबर, है ना। सो यू कैन यूज दिस अप्रोच। फ्लैश कार्ड्स डेफिनेटली करो, रूट वर्ड्स को फॉलो करो, और निमोनिक्स अप्रोच। तो अगर आप इन तीनों स्ट्रैटेजीज को अमेलगमेट करके वोकैबुलरी बिल्डिंग करोगे, तो आप देखोगे कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, राइट। मतलब तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वर्ड सीखोगे, रिटेंशन इफेक्टिव रहेगा, और जो वर्ड्स भूलने वाली प्रॉब्लम होती है वो बहुत एक्सटेंट तक इन 3 स्ट्रैटेजीज में नहीं आती, ठीक है। तो अब तुम्हारा एक चैलेंज तो सॉर्ट हो गया। अब वोकैबुलरी बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी तुम पे समझ में आ गई है। अब ये तुम ईमानदारी से काम करो, और अगर रूट वर्ड्स का सोर्स जानना चाहते हो तो एक कई बार हम लोगों ने रेकमेंड किया भी है, वर्ड पार मेड इजी, इस बुक को ले सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये बुक ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, ये दिस इज अ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। और एक चीज़ और देखनी है कि वोकैबुलरी बिल्डिंग ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं अभी भी सीख रही हूँ, राइट। जिसको 10,000 वर्ड आ रहे हैं, उस कोई ऐसा है जिसको 20,000 आते हैं, जिसको 20,000 आते हैं, कोई ऐसा है जिसको 30,000 आते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग, सो डोंट मेक इट अ बैरियर कि मेरे को एक सफिशिएंट नंबर पे वोकैबुलरी आएगी तब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। पैरेलली वोकैबुलरी बिल्डिंग करते रहिए। वोकैबुलरी बिल्डिंग तो एग्जाम के एक दिन पहले भी करिए आप, राइट। और बात साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ताकि आपका कॉम्प्रीहेंशन सॉर्टेड हो जाए, और धीरे धीरे जैसे वर्ड्स आप सीखते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपके सवाल सही होते जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक मेजर कॉन्सेप्ट की तो बात कर ली कि वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसे करनी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है कि जो हमारा मेजर कंसिडरेशन है कि अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको कोई एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच बता रही हूँ। अब आप कहोगे मैम स्ट्रैटेजी कहाँ लगाएंगे, टाइम खपता है। कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के करोगे तो आसान क्वेश्चन तो निकाल लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही क्वेश्चन मुश्किल आएगा ना, तुम फंस जाओगे, एंड दैट वी डू नॉट वांट, राइट। और अनफॉर्चुनेट बात इंग्लिश में ये है कि कई बार हमें क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ पाता कि क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग आई हैव गिवन यू द स्ट्रैटेजीज कि अब ये जो सेंटेंस कंप्लीशन के सिंगल ब्लैंक, डुअल ब्लैंक, ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चन है, इनको कैसे हैंडल करना है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका फोकस दोनों पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट एंड नोइंग द वर्ड्स। तो इसकी सारी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बता दी हैं। निमोनिक्स, ठीक है, उसके बाद रूट वर्ड्स और फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। तो इस पे आज से ही काम करना शुरू कर दो, राइट। अभी से तुरंत सोर्सेज आपको बता दिए हैं ना, और अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट की स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस प्रोवाइडेड है, राइट, तो आप सबसे पहले देखोगे कि हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, यानी कि किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, राइट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या है। दूसरा देखो कि क्या इंसाइट है या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द सब्जेक्ट। ये भी मैं तुम्हें डेमॉन्स्ट्रेट भी करती हूँ एग्जाम्पल्स में, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। दूसरा ट्रांजिशन वर्ड्स, यहाँ पे भी आ गया, राइट। और ट्रांजिशन वर्ड्स ने आपको बहुत हेल्प किया होगा अगर आपने ध्यान दिया है तो। जैसे कल मैंने 2 दिन पहले मैंने कैट का स्लॉट 1 का पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें कई क्वेश्चन दिस दैट दीज से सॉल्व हो रहे थे। और ट्रांजिशंस क्या है, वर्ड्स लाइक फर्दर, मोर, मोरओवर, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर तुमने इसको नोटिस किया तो तुमको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट। उसके बाद जब भी आपने सेंटेंस पकड़ लिया, राइट, तो आपको स्टेप क्या करना है, आपको आंसर को प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट द आंसर। और ये जो प्रिडिक्शन होगा ना, ये बहुत ही सिंपल होगा, राइट। यहाँ पे कोई अंग्रेजी नहीं दिखानी है अपनी, बिल्कुल सिंपल वर्ड से यहाँ पे प्रिडिक्शन करना है। रिसाइकल्ड अगर आप टेक्स्ट के ही उस पर यूज़ कर सकते हो तो आप कोई सिंपल वर्ड सेंटेंस से ही निकला हुआ यूज़ कर सकते हो। अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में प्रिडिक्शन कर दो, बट प्रिडिक्ट द वर्ड बिफोर यू टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जब ऑप्शन आएंगे तो सिर्फ आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है, यानी तो मैच द फॉलोइंग हो गया कि आपके प्रिडिक्टेड आंसर से कौन सा ऑप्शन क्लोजली मैच करता है, दैट विल वर्क एज द राइट आंसर चॉइस, ठीक है। तो एक मैं आपको सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन करके दिखाती हूँ इस अप्रोच से, ठीक है।
फिर मैं ट्रांजिशंस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे, टाइम क्लूज पे बात करेंगे। पहले एक सवाल कर लेते हैं। सो इसी को करें, हाँ चलो इसको करते हैं। सो इन एन अटेम्प्ट टू डैश द यंग ऑडियंस, द परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले रिजॉर्टेड टू फाइन स्टोरी टेलिंग, emphasized on visual imagery and conveyed the inherent moral of the story। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि यंग ऑडियंस को हम, हमारा अटेम्प्ट क्या है। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट कि हम क्या टारगेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द यंग ऑडियंस। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, बस यही, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, बस मैंने सेंटेंस को किस तरह से समझना है और क्वेश्चन को किसी तरह से अप्रोच करना है, यही स्ट्रैटेजी है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कहते हैं कि जो परफॉर्मर्स थे उन्होंने फाइन स्टोरी टेलिंग करी, उन्होंने विजुअल इमेजरी पे बहुत फोकस करा, राइट, और उन्होंने इनहेरेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी को कन्वे किया, यानी कि वो एक इंप्रेशन छोड़ना चाहते थे। तो मेरा प्रिडिक्टेड वर्ड क्या हो गया, इन ऑर्डर टू इंप्रेस, राइट, या अटेंशन चाहिए थी, राइट। आप कैसे, अगर आपको रिजॉर्टेड नहीं पता, इनहेरेंट नहीं पता, फाइन स्टोरी टेलिंग तो पता है, ठीक है, विजुअल इमेजरी तो पता है, तो मोटा मोटा दे आर डूइंग समथिंग नाइस। तो इफ दे आर डूइंग समथिंग नाइस, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस, राइट। तो इंप्रेस करना या पॉजिटिव इंपैक्ट, यही मेरा प्रिडिक्टेड वर्ड हो गया, राइट। तो सब्जेक्ट क्या था कि क्या डिस्कशन का मुद्दा क्या है, कि क्या टारगेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द यंग ऑडियंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि जो परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले थे उन्होंने फाइन स्टोरी टेलिंग किया, विजुअल इमेजरी पे फोकस किया और इनहेरेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी को कन्वे कर दिया, मतलब अच्छे तरीके से कन्वे किया। तो पॉजिटिव इंपैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। रिजेंट एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। डेविएट होता है भटकना, तो वो भी नहीं होगा। बी ग्रजेस अगेन इन अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड, तो बचा क्या, इंथ्रॉल, मतलब मंत्रमुग्ध करना चाहते थे या इंप्रेस करना चाहते थे। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चॉइस बी। तो ये यही स्टेप है। अब आप कहो कि मैम टाइम लग गया, क्या टाइम लगा, आपने यहाँ पे कहा व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कि व्हाट आर दे वांटिंग टू डू टुवर्ड्स द यंग ऑडियंस। तो ये समझना जरूरी है कि उनका टारगेट क्या है। तो आप क्या कर रहे हो, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी या इनसाइट क्या है स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कि दे एवरीबडी स्ट्राइव्ड हार्ड, तो ये आपकी इनसाइट हो गई। तीसरा था ट्रांजिशन, वो हमें कुछ दिखा नहीं इस केस में। अब आपने जो वर्ड प्रिडिक्शन था वो हमने ये किया कि यार पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, वो कर दिया। तो ये वर्ड प्रिडिक्शन हो गया आपका, ठीक है, एक सिंपल सा आंसर प्रिडिक्ट कर दिया। और फिर लास्ट स्टेप था कि एलिमिनेशन करा। तो एलिमिनेशन में हमने क्या किया, हमने ए सी डी को एलिमिनेट कर दिया। जो सबसे क्लोजेस्ट चॉइस थी पॉजिटिव, वो हमें बी मिल गई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी, राइट। सो अब इसके मीनिंग्स नहीं पता तो तुम याद कर लो, रिजेंटमेंट इज शोइंग ना खुशी जाहिर करना या नॉन एक्सेप्टेंस। डेविएट होता है डिस्ट्रैक्ट होना, बिग्रजेस अगेन एन एटीट्यूड ऑफ कंप्लेनिंग, एंड इंथ्रॉल इज मंत्रमुग्ध कर देना, कैप्टिवेट करना, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ट्रांजिशंस पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू अप्रोच द सिंगल ब्लैंक क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रांजिशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, सैली इज रियली फोकस टू डू वेल इन लाइफ एंड, तो तुम इस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे, तुम कैसे कंप्लीट करोगे, कोई भी पॉजिटिव आइडिया देके, राइट। दैट सैली इज रियली फोकस टू डू वेल इन लाइफ एंड इज वर्किंग हार्ड, राइट, या फिर एंड इज सिंसियर इन हर एटीट्यूड, राइट, और इज प्लानिंग टू परस्यू हर MBA, व्हाटएवर। कोई भी आइडिया यहाँ पे ले लो, आप पॉजिटिव आइडिया ही लेकर आओगे। आप 50 सेंटेंस पॉज करके वीडियो सोच लो, राइट। अब दूसरे सेंटेंस पे आए, सैली इज रियली फोकस टू डू वेल इन लाइफ बट हर सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन फेवर, राइट। तो जो भी आइडिया यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो वो नेगेटिव है, राइट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दोनों सेंटेंसेस आइडेंटिकल थे, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर दोनों सेंटेंसेस आइडेंटिकल हैं, फिर भी जिस तरीके से सेंटेंस का फ्लो हुआ, पहले केस में पॉजिटिव हुआ, दूसरे केस में नेगेटिव हुआ, तो सेंटेंस फ्लो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कैसे डिसाइड किया कि पहला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, एंड और बट को ऑब्जर्व करके। तो आप इससे बढ़िया और एग्जाम्पल नहीं हो सकते। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं जब भी ट्रांजिशन समझाती हूँ मैं इसी तरीके का एग्जाम्पल लेती हूँ। यही एग्जैक्टली आपको बताता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वाई दे आर क्रूशल, बिकॉज दे डिसाइड हाउ द डिस्कशन इज गोइंग
टू फ्लो फर्दर। अब क्योंकि तुमको आइडियाज को कंप्लीट करना है तो तुम्हारा फोकस ऑन ट्रांजिशन वर्ड्स राइटली होना जरूरी है। अगर तुम्हारा फोकस ऑन ट्रांजिशंस राइटली नहीं होगा तो तुम सॉलिड तरीके से फंस जाओगे। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, that whenever we are doing a sentence completion question, you have to, fill in the blank, you have to complete the later idea, and how the idea will be completed will have a lot of dependency in case there is a transition word. तो अगर आपने जरा सा भी transition word को लेकर negligence शो किया या ऑब्जर्वेशन सॉलिड नहीं रखी तो फिर एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप फंस जाओगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी aligned with. So this is the concept and then we have made a list. तो ये जब आप I will just step aside, आप एक बार ये words को लिख भी लेना। वैसे तो कोई मुश्किल words नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ कि बेस्ट पार्ट ट्रांजिशंस का ये है कि आपको मतलब पता होता है वर्ड्स का। तो ऐसे कोई मैंने मुश्किल वर्ड यहाँ पर नहीं दिए। The only thing that is important is here that we are just making a conscious effort to observe, right? So that's the best part. ये furthermore, additionally, moreover, ये आपको पता है कि these are taking the discussion forward or in the same direction, right? अब यहाँ पर जैसे पता चलेगा negative transition yet nevertheless, so this is taking the discussion to opposite direction, right? So she was punished for her bad behavior, but still there was no improvement. ठीक है, ठीक है. So while I was interested to go for the party, I fell sick. So you can see how while is playing the role. So that's precisely what transitions do. Again, I am focusing a lot. ये आपको बहुत important clue है और बहुत help करेगा to solve the questions of sentence completion in general also. VARC में transitions को observe करना है. ठीक है, चलिए. So अब हम बात करते हैं time clues की. तो time clues क्या है? Time clues बताते हैं कि in terms of time how things have changed. जैसे इसी एग्जाम्पल से समझते हैं. शी यूज टू लिव इन जयपुर, नाउ शी लिव्स इन. तो अब यहाँ पे आप जयपुर तो आंसर नहीं डालोगे, आप कहोगे मैम ये क्या स्टूपिड बात है. हाँ, तो जयपुर नहीं है तो मे बी शी स्टेइंग इन दिल्ली और मे बी शी इज गॉन टू USA और शी इज इन मुंबई, वेर एवर शी इज, बट शी इज नॉट इन जयपुर. आई कांट मेक अ सेंटेंस लाइक दिस, शी यूज टू लिव इन जयपुर, नाउ शी लिव्स इन जयपुर. दिस इज वियर्ड, राइट? इलॉजिकल, इरैशनल. तो ये आपको कैसे पता चला कि नाउ शी इज लिविंग एट अ डिफरेंट प्लेस? बिकॉज यू ऑब्जर्व दिस वर्ड नाउ. तो इसी तरीके से जो टाइम के एस्पेक्ट पे ट्रांजिशंस अगर कहीं मिलते हैं सेंटेंस में और देते हैं क्वेश्चंस में, यू हैव टू बी अगेन ऑब्जर्वेंट. जैसे एक और एग्जांपल दो. अर्लियर शी वाज एन होम मेकर, हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड टू सी हर. तो अर्लियर यानी कि पहले, राइट? सो पहले वो क्या थी? तो पहले से पता चला हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड. तो अब शी इज नॉट अ होम मेकर बिकॉज दैट्स doing justice to earlier and surprised. So surprised to see her as an entrepreneur or her as as a businesswoman, whatever, right? As a businesswoman. तो जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर, but certainly she is not a homemaker anymore. So you have to pay attention to such time clues also, and you will see that you are really sorted with the questions of sentence completion. ठीक है जी. So I hope the concept is clear now. Let's try some more questions. तो देखिए ये वाला सवाल तो हमने कर ही लिया. Let's do the next one. So I'll just step aside. Meanwhile, if you would want to attempt this question on your own, you could do that. So you could pause if needed. चलिए discussion begin करते हैं. विभूति हैज अ डैश फेस. तुम बेसिकली क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट सॉर्ट ऑफ फेस शी हैज, राइट? इसको आंसर करना है. सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, राइट? अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विच हेल्प्स हर एक्सप्रेस इमोशंस विद ईज. मतलब वो अपने इमोशंस ईज के साथ एक्सप्रेस कर पा रही है. शी मेजमराइजेज हर ऑडियंस थ्रू हर एबिलिटी टू वेरी एक्सप्रेशंस. वेरी मतलब एक्सप्रेशंस चेंज कर पाती है. फ्रॉम वोरासिटी टू रिफाइनमेंट, ग्रीफ टू हैप्पीनेस एंड फ्रॉम एंगर टू पीस. तो वो बहुत एक्सप्रेसिव है उसका फेस, राइट? तभी तो वो सारे इमोशंस को विद ईज एक्सप्रेस कर पा रही है, राइट? बस इतना पढ़ना था. अब आपका ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी.
आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या इन्फर किया कि शी हैज गॉट एन एक्सप्रेसिव फेस, राइट? सो आर प्रिडिक्टेड वर्ड विल बी व्हाट? एक्सप्रेसिव्स। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव हमारा प्रिडिक्टेड वर्ड हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, एलिक्वेंट इज अगेन अ पर्सन हु कैन एक्सप्रेस वेल, सो वी विल कीप दैट। स्टैटिक तो नहीं है बिकॉज शी इज शोइंग अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। यूबिक्विटस और सिनिकल मैच नहीं करेगा, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सो आसान है। इफ यू हैव द राइट अप्रोच यू नो हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। अब ये दूसरा ट्राई करो, आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप एक बार पढ़ सको क्वेश्चन को। पॉज कर लेना इफ नीडेड। The CEO Van Wilson got a resounding support in the board meeting from the opposing members who battled for more powers for the CEO and तो CEO Van Wilson को क्या मिला? एक solid support मिला है। किससे मिला है? Support from the opposing members who battled for more powers for the CEO and criticized MD Libby Verghese constant dash in the working of the company। तो अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो कोई नेगेटिव पॉइंट पे क्रिटिसिज्म हो रहा होगा। देखो यहां से सेंटेंस बोलता है हमें ये कहना है कि जो एमडी लिबी वर्गीस है वो क्या करती हैं, राइट? जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म मिल रहा है, राइट? तो उसको वो क्या कर रहे हैं? दीज पीपल आर बेसिकली क्रिटिसाइजिंग, सो वी हैव टू हैव अ नेगेटिव वर्ड फॉर इट, राइट? सो अफिलिएशन तो नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, रिकॉग्निशन पॉजिटिव वर्ड है, तो इंटरवेंशन से परेशान है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स हाउ यू इन्फर इट। देखिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। यू आर लुकिंग फॉर दैट व्हाट द एमडी डज, right? And the additional information is that she was criticized, so this is the additional information that she got criticism, so that means there's something wrong that is she doing, that is the reason criticism मिल रहा है। So what will be the correct answer? Involvement, unnecessarily उंगली करते थे, तो intervention is the correct answer। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज एन इजी वन, आप एक बार ट्राई करो। हॉकी एग्जिबिट्स अ डैश रिस्पॉन्स वाइल क्रिकेट वाइल, तो यहाँ पर ट्रांजिशन है। क्रिकेट इंथ्रॉल्स द नेशन, तो अभी इंथ्रॉल्स तुम सीख के आ गए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वर्ड सीखा था। बस इसी तरीके से वोकैबुलरी काम करती है। जैसे ही तुम सीखना शुरू करोगे द मैजिक विल स्टार्ट टू हैपन, और वो कहीं ना कहीं वो आपके सराउंडिंग में, किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, किसी सीरीज में वो वर्ड आपको वापस दिखने लग जाता है, राइट? तो जस्ट trust the process and begin, right? So hockey exhibits a dash response while cricket enthralls the nation। तो यहाँ पर cricket enthrall कर रहा है, तो यानी कि जो पहला वाला response होगा वो mild होगा ना। तो हमसे पूछ रहे हैं कि what is the response, तो this is the point of discussion, right? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं कि क्रिकेट तो ऑडियंस को इंथ्रॉल करता है। ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। कौन सा ट्रांजिशन है? वाइल। तो यानी कि अगर ये आइडिया पॉजिटिव है तो ये ऑपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पर हमें एक प्रिडिक्टेड वर्ड हो जाएगा हमारा माइल्ड रिस्पॉन्स, राइट? सो यहाँ पर प्लीज अंडरस्टैंड कि जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वो क्रूशियल है समझना, राइट? सो मॉरलिस्टिक का कोई मतलब नहीं है, इरेट और हॉस्पिटेबल नहीं, ल्यूक वार्म मतलब माइल्ड रिस्पॉन्स, राइट? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी choice B। Now let's come to the next question। एक बार I'll again step aside, एक बार देखो क्वेश्चन को। After a long period of stagnation, stagnation होता है जहाँ पे सब स्थिर हो जाता है, there is no movement, right? No flow। Renaissance was a dash of learning and wisdom। तो यहाँ पर after a long period, so यहाँ पर time clues आए आपके पास, तो यानी कि Renaissance क्या था? learning और wisdom का एक period हो गया, right? तो यहाँ पर देखोगे repository तो sort of a store होता है, axiom common saying है, cohesion is everything coming together, so revival, right? क्योंकि stagnation के बाद what happened? Revival happened, so the best match will be D for this question। आसान है अगर आप राइट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आई विल जस्ट स्टेप असाइड। To avoid any outside influence, the judge has wisely decided to dash the jury। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि क्या डिसीजन लिया विद रेलेवेंस टू ज्यूरी, किसने? जज ने। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि वो आउटसाइड, सो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन कि उसको आउटसाइड इन्फ्लुएंस को अवॉइड करना था। और क्या है? वाइजली डिसाइडेड, तो दैट मीन्स वट एवर डिसीजन इज दैट्स मोर और लेस द राइट डिसीजन। तो इन्फ्लुएंस ना हो इस
का क्या डिसीजन लिया होगा, राइट। तो पॉसिबली डिसीजन जिससे ज्यूरी इन्फ्लुएंस ना हो, राइट। सो ज्यूरी डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस। तो मुझे एक वर्ड नहीं मिलता, पर मेरे को ये समझ में आता है ज्यूरी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, ज्यूरी पे किसी तरह का दबाव ना पड़े। तो ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है विद द राइट आंसर चॉइस। तो एडमॉनिश तो क्रिटिसाइज करना होता है, राइट, ये तो करेगा नहीं। डिसमिस क्यों करेगा, देखा डिस तो नहीं आ सकता यहाँ पे, राइट। प्रिक्लूड भी नहीं मैच करता। सिक्विस्टर सेपरेट कर दिया ताकि ज्यूरी पे कोई इन्फ्लुएंस ना आए। तो मैं सेपरेट पर नहीं पहुंच पाई थी, बट मेरा प्रिडिक्टेड वर्ड ये था कि कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा जिससे इन्फ्लुएंस ना हो। तो अगर आप हर बार सोचोगे कि बैंग ऑन वर्ड होगा, नहीं होगा कई केसेस में। सो देन यू कैन डिसाइड व्हाट द आंसर शुड डू। तो प्रिडिक्शन का मतलब ये भी है कि यू शुड नो व्हाट द आंसर शुड डू। प्रिडिक्शन मीन्स you know what the answer should do, ठीक है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट एट टाइम्स देयर वुड बी केसेस जहां आपको बैंग ऑन इंग्लिश का वर्ड नहीं मिलेगा, हिंदी में कर लीजिए, रिसाइकल कर लीजिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक मोटा मोटा फ्रेज लिख लीजिए कि आंसर को क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी हैव इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आ गए डुअल ब्लैंक में। तो अब हमने तो सिंगल ब्लैंक की स्ट्रैटेजी देखी थी, डुअल ब्लैंक में क्या करना है, डुअल ब्लैंक में भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ट्रिपल ब्लैंक में भी, फोर ब्लैंक्स में भी सेम स्ट्रैटेजी को, बस एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा, स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, ठीक है, और बाकी एज इट इज स्टेप्स रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पहले पहला ब्लैंक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आपको जो ब्लैंक में समझ में आता है कि यहाँ से कड़ी पकड़ी जा रही है, यहाँ से आपको देखते हो जिगसॉ पजल, राइट। जैसे इंडिया का मैप बनाना है तो हमारे पास वो जिगसॉ पजल्स हैं। तो हम ऐसा तो नहीं करते ना बिल्कुल कश्मीर से स्टार्ट करते करते नीचे आते हैं। हमें जो जो पजल जहाँ फिट होती दिखती जाती है उसको फिट कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द गेम वो पूरा मैप कंप्लीट हो जाता है। एग्जैक्टली यही तुमको करना है। तो तुमको जहां लग रहा है कि तुम्हारी पजल फिट हो रही है, उसको फिट करके उसको यूटिलाइज करोगे टू रीच टू द डिफिकल्ट ब्लैंक। सो दैट्स प्रिसाइसली द अप्रोच। कहीं इस प्रेशर में मत आना कि 1 2 3 ऑर्डर में ही सॉल्व करना है। इट कैन बी एनी ऑर्डर, बट यू हैव टू स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक। उस ब्लैंक पे वही कॉन्टेक्स्ट समझ के, प्रिडिक्ट करके, ट्रांजिशन लेके उस आंसर तक पहुंच जाओ। कई केसेस में तो जैसे इस केस में, और ऐसे मल्टीपल टाइम्स दैट में दिखते हैं क्वेश्चंस कि अगर आपने एक ब्लैंक भी डिकोड कर लिया, जो आसान ही करो ना फिर, तो आपका दूसरा ब्लैंक तो अपने आप फिक्स हो जाएगा। कई बार एक वेरिएशन भी होता है, वो भी अभी तुमको सिखाती हूँ, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस। वाइल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाइल टीना इनिशियली थॉट दैट हर प्लांट्स फ्लॉन्डर्ड मतलब मर गए थे, ड्यू टू डैश ऑफ वाटर, शी लेटर रियलाइज दैट इट स्ट्रगल्ड बिकॉज ऑफ इट। तो आप देख रहे हैं दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होंगे कि प्लांट्स फ्लाउंडर ड्यू टू, यहाँ पे हो सकता है कि उसने सोचा हो एक्सेस, और हो सकता है यहाँ पर लैक हो, या फिर वाइसा वर्सा, राइट। सो आइदर ऑफ द वर्ड्स कैन फिट इन, बट दीज विल बी टू ऑपोजिट वर्ड्स, राइट। तो इस केस में हम दोनों वर्ड्स देख लेते हैं कि कहाँ पर ऑपोजिट का दो ऑपोजिट वर्ड्स आंसर चॉइस में आने चाहिए। सरफिट इज एक्सेस और लैक, तो ये पॉसिबल ही हो सकता है। पॉसिटी भी कमी है, डर्थ भी कमी है, तो ये तो नहीं हो सकते, दो ऑपोजिट वर्ड्स आने चाहिए। वाइड स्प्रेड हो सकता है, इनंडेशन भी डूब जाना होता है, तो अगेन दिस डजंट मैच। डेप्रिसिएशन और करेक्शन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए। तो क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्लैंक्स को एक साथ टारगेट करना था, बट हमें ये समझ में आ गया कि आइदर ऑफ द रीजंस रहे होंगे, कि उसको लगा ज्यादा पानी था पर ऑपोजिट रीजन था, या वाइसा वर्सा। सो दैट इज द रीजन वी वर लुकिंग फॉर टू ऑपोजिट वर्ड्स दैट कैन फिट इन द ब्लैंक एंड आंसर द क्वेश्चन। चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आई विल जस्ट स्टेप असाइड, आप एक बार देख लो सवाल को, पॉज कर लेना वीडियो को, और अभी हम डिस्कशन को बिगिन करते हैं। Few years back, there was a point of time when we could have created the idea of a dash pluralistic India, tolerant of all sects and religions, as a position in stone. तो मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअली समझ में आ जाता है कि प्लूरलिस्टिक है, टॉलरेंट है, तो यानी कि इसी से एसोसिएटेड कोई वर्ड यहाँ पर कैसा होगा जो इन सेम सिंक जाएगा, इन सेम टोन जाएगा, राइट। तो मैं आगे बढ़ती नहीं, मुझे यहाँ पर एक इंडिविजुअल सेंटेंस, तो मैं इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, राइट, कि भैया प्लूरलिस्टिक है, टॉलरेंट है, तो इसी तरह की थीम में पैसेज जाएगा जहाँ पे
करेक्टनेस की बात होगी, राइट, या फिर मोर इन सिंक विद सेक्युलरिज्म की या प्लूरलिज्म की या एक्सेप्टेंस की बात होगी, राइट। सो गैरुलस इज टॉकेटिव, ये तो मैच करता नहीं है। स्पेक्टेकुलर शानदार होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोवेंशियल लोकल होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्युलर हम यहीं पे क्रैक कर गए, और यहीं पे क्रैक कर गए तो क्वेश्चन हो ही गया। बट लेट्स कम टू द अदर पार्ट ऑल्सो। बट तो यहाँ पे ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे। इंसिडेंट स्पेशली सिंस द अर्ली 90s हैव रेडिकली डैश बोथ reality and our imagination, so the things have been different, right? तो पहले जाना जाता था कि प्लूरलिस्टिक है, बट रीसेंट इवेंट से हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है ये चेंज हो गया। तो यहाँ चेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल्टर्ड बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी। इतना आसान होता है, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जैट में, बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। सो यू हैव टू हैव अ लॉजिक, अगेन अंडरस्टैंड, बार बार एक ही बात कहती हूँ, बट फिर भी आपको समझना जरूरी कि अल्टीमेटली तो लॉजिक का ही टेस्ट हो रहा है। चलो, सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टू मीट द डिमांड ऑफ चेंजिंग टेस्ट, तो यहाँ पे क्लू क्या है? चेंजिंग टेस्ट। द ओल्ड बेकरीज आर डैश मेन्यूज, सो व्हाट आर दे डूइंग विद द मेन्यूज? एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया एंड डैश नॉवल वेज टू रीच टू देयर कस्टमर्स। तो मैं को यहाँ पर समझ में आता है कि मैं इस ब्लैंक को पहले हिट कर सकती हूँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, सो दे आर लुकिंग फॉर नॉवल वेज। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि मेन्यूज के साथ कुछ कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, और नॉवल इन केस in this context is new to reach to their customers, so they are basically फाइंडिंग और इंक्लूडिंग, इस तरह का कोई मेरी प्रिडिक्टेड आंसर चॉइस होगी। देखो मैं सिंपल रख रही हूँ प्रिडिक्शन को, तो डिग्रेसिंग नहीं हो सकता, डेरोगेटिंग तो किसी को नीचा दिखाना होता है, एब्सकॉन्डिंग भी नहीं हो सकता, तो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, राइट? तो मे बी अगर मुझे रीजिगिंग, परप्लेक्सिंग, कंफाउंडिंग और पिल्फरिंग का मतलब नहीं पता, फिर भी मैं स्मार्टली क्वेश्चन करके निकल गई। बट यहाँ पर अब कॉन्टेक्स्ट देके करेंगे तो मेन्यू को भी चेंज कर रहे होंगे, सो दे आर चेंजिंग द मेन्यू और दे आर प्लेइंग विद द मेन्यू और दे आर रीडिजाइनिंग द मेन्यू। तो रीजिगिंग का यही मतलब होता है, राइट? परप्लेक्सिंग का मतलब कंफ्यूजिंग होता है, पिल्फरिंग मतलब चिंदी चोरी करना। So this is how, even if you do not know the words at times, you can crack the question, but for that you have to have a solid contextual understanding. मैं कहीं नहीं कह रही कि vocabulary building छोड़ दो, वो तो करनी ही है, but if you are smart enough, you could reach to the right answers by understanding the context. चलिए अब एक ट्रिपल ब्लैंक का क्वेश्चन देखते हैं। The ideally dash movement of performers, stark कॉस्ट्यूम्स, स्टनिंग लाइटिंग डिजाइन एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस। तो मेरे को इस पूरे आइडिया से, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, स्टार्क कॉस्ट्यूम, स्टनिंग लाइटिंग डिजाइन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस, तो यानी आइडियली, तो यानी कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो सॉलिड पॉजिटिव वर्ड होगा। मैंने कैसे इन्फर किया कि किस तरह की मूवमेंट से इस पर बात हो रही है, और एडिशनली वो बोलते हैं कि स्टार्क कॉस्ट्यूम से, स्टनिंग था, मल्टीमीडिया था, ये सब अच्छा ही हो रहा है, राइट? तो पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर आएगा, मेरा प्रेडिक्शन है पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, राइट, इन द फर्स्ट ब्लैंक। तो डिस्क्विटेड तो हट गया, डिस अभी तुमको रूट वर्ड्स की कहानी सिखाई थी। डिप्राइव्ड तो मैं कोई डिप्राइव्ड है किसी प्लेजर से, तो वो नहीं हो सकता। सिंक्रोनाइज पॉजिटिव वर्ड है। डिमांडिंग मूवमेंट्स भी पॉसिबली अगर आप रखना चाहते हो, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे प्राइमा फेस तो रख लो, बट एटलीस्ट हमारे दो एनिमीज तो चले गए ना, एंड दैट्स व्हाट वी से, कीप ऑन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस। जितना आप गेम सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, ठीक है? which blended dash to become an integral part of the choreographic design. तो which blended well, राइट? तो वेल विल बी माई प्रिडिक्टेड आंसर चॉइस। तो सारेली और अभी सीमलेसली और सीमलेसली विदाउट एनी फ्लॉ वो मैच करता है, वेल सीमलेस, और हीट्रोजीनियसली नहीं मैच करेगा। सो यानी कि ये चॉइस तो डी एलिमिनेट हो गई। तो मे बी अगर आप सी डी में फंसे थे तो आगे आपने सेकेंड ब्लैंक पे सीमलेसली को पिक कर लिया, राइट? लेफ्ट द ऑडियंस मंत्रमुग्ध होना, अगेन इंथ्रॉल्ड, राइट? इंथ्रॉल्ड हम सीख के आए थे इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। तो इनेमर्ड का भी यही मतलब होता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? सो जस्ट डोंट गेट इंटरमीडिएटेड। 3 ब्लैंक्स है, कई बार ऐसे स्मार्ट अप्रोच से किसी एक ब्लैंक को भी पकड़ लिया, जैसे जैसे आपको समझ में आता है। अगर आपको पहले आइडिया से समझ में आता है पहले से करो, नहीं आता दूसरे पे चले जाओ, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरे पे चले जाओ। सो यू कैन प्ले एज पर योर स्ट्रेंथ, ठीक है? So take a look at this. The dash worker could not control her dash and broke down when she was falsely accused of embezzlement. Embezzlement मतलब धोखाधड़ी। तो अगर उसको falsely accuse किया था तो जो वर्कर रही होगी
वो सही रही होगी, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा, मतलब सही या ईमानदार, इस तरह का कोई, ईमानदार भी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि उस पर फॉल्सली धोखाधड़ी का आरोप लगाया मैंने। कैसे लगाया, कैसे पॉजिटिव वर्ड पे पहुंची, फॉल्सली। तो वही मैं कह रही हूँ ना, व्हाट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कन्वेइंग अबाउट द ब्लैंक, दैट इज क्रूशियल टू पिक, राइट। सो अगेन सी, मैल एड्रॉइड, तो मैल नेगेटिव रूट है, अनस्किलफुल होना होता है। सिंसियर आप रखोगे, ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, नहीं मैच करेगा। कॉशियस आप रखना चाहते हो, रख लो कि केयरफुल थी और कोई गलती का स्कोप नहीं था। अगर आपको प्राइमा फेसी नहीं एलिमिनेट होता तो बी डी को रखो। सो शी कुड नॉट कंट्रोल एंड ब्रोक डाउन, तो एंड से देखो ब्रोक डाउन मतलब यहाँ पे दुखी हो गई, ब्रोक डाउन मतलब रोना होता है। सो शी वॉज वेरी अनहैप्पी, शी कुड नॉट कंटेन हर सैडनेस, तो यहाँ पर सैडनेस या नेगेटिव इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाई इन टर्म्स ऑफ सैडनेस, राइट। तो यहाँ पर जील तो नहीं हो सकता, राइट। और हेटरेड तो नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा, राइट। तो हेटरेड कैन नॉट बी देयर, डिस्पेयर विल बी देयर। अगर आप फिर भी, क्योंकि आपको दोनों नेगेटिव लग रहे हैं, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे, सो यू कैन फर्दर गो, राइट। द एक्विजिशन बिकेम अ ब्लॉट ऑन हर ग्लोरियस करियर एंड रेपुटेशन, शी कुड नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव इट। प्रूव थोड़ी करना चाहिए, अगर धब्बा लग गया तो प्रूव नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस सेकंड से नहीं गैस कर पाओ या रीजनिंग नहीं डेवलप कर पाओ तो प्रूव नहीं करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, विच शी वाज नॉट एबल टू डू। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बी टू दिस क्वेश्चन। तो देखो बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी एकदम से दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट अदरवाइज अगर आप राइटली अप्रोच करो तो दैट विल बी ईजी। ये थोड़ा ट्रिकी फॉर्म आ जाता है। इसमें क्या है, तुमको अगर क्वेश्चन को खेलने का मतलब कर गया एग्जामिनर का कि तुम्हारे मजे लेने, तो वो कहेगा कि ए बी सी अलग पिक करो, डी ई एफ अलग पिक करो और जी एच आई अलग पिक करो। इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। पहले ब्लैंक में ए बी सी में कोई आ सकता है, दूसरे ब्लैंक में डी ई एफ आ सकता है और तीसरे ब्लैंक में जी एच आई। ये बस गेम डिफिकल्ट करने का एक तरीका है, बट आपको वही अप्रोच को फॉलो करना है। The veteran artist was full of compassion, had dash faith in his principles, and believed in equality. तो यानी कि strong faith, यहाँ से हम निकाल के आ गए कैसा फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ। कैसे निकाला, क्योंकि वो फुल ऑफ कंपैशन है, इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो यानी कि जो फेथ होगा प्रिंसिपल्स में, विचारधारा में, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्टर्डी होगा, राइट। तो आर्केन तो मैच करेगा नहीं, आर्डुअस डिफिकल्ट होता है, अनस्वर्विंग, अब ये मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लेना, ठीक है। He was dash in tradition, but could dash someone yielding to superstition. तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज आएंगे, यानी वो ट्रेडिशन में सबमर्ज थे, बट कोई सुपरस्टिशन करता था तो उसके वो अगेंस्ट थे। ये आप इन्फर कर सकते हो, राइट। सो ही वाज डैश इन ट्रेडिशन बट कुड डैश समवन यील्डिंग टू सुपरस्टिशन। सो अगेन यू सी हैव टू हैव सम टू ऑपोजिट आइडियाज। सो ट्रेडिशन में ट्रेडिशनल थे वो तो आप कॉन्टेक्स्ट से समझ रहे हो, वेटरन है, कंपैशन है, फेथ है, ठीक है। तो एनिमेटेड तो लाइवली होता है, वो मैच नहीं करेगा। एम्बिवलेंट भी इनकरेक्ट है, तो अगर एलिमिनेशन से देखो तो भी डी ई निकल जाएगा। स्टीप्ड मतलब अंदर तक ही वॉज इन्वॉल्व। और बट कुड नॉट, तो कुड नॉट व्हाट, एम्यूलरेट होता है ग्लोरीफाई करना, तो कोई ऑपोजिट आइडिया आएगा ना। तो कोई सुपरस्टिशन पे बट का जस्टिस नहीं होता एम्यूलरेशन से, एग्रीगेट कलेक्ट करना होता है। शाइड मतलब किसी को डांट देते थे अगर वो सुपरस्टिशन पे ध्यान देता था। तो ट्रेडिशनल थे मतलब उन पे फेथ था, बट ही डिड नॉट अप्रिशिएट व्हाट सुपरस्टिशन, ठीक है। चलो, सो द वाइस चांसलर, अब एक बार पढ़ लो, आई जस्ट स्टेप असाइड ताकि एक बार क्वेश्चन ट्राई कर सको। The Vice Chancellor of the University stated in the annual conference that university makes an endeavor, तो ये मैंने जानबूझ के एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, an effort to bring the students from underprivileged backgrounds at par with others while dash them with the larger university culture। तो अब यहीं पे अगर फ्लो में देखोगे कि उसका एफर्ट है कि जो बाकी क्लासेस के लोग हैं वो एक साथ आ जाए, तो उसका एफर्ट क्या होगा, टू ब्लेंड देम वेल, इंटीग्रेट देम वेल, राइट। अंडरमाइन तो वीकन करना होता है, बॉल्स्टर प्रमोट करना होता है, तो इंटीग्रेटिंग इज फिटिंग हियर द लार्जर यूनिवर्सिटी कल्चर एंड बाय मेकिंग देम डैश कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू मेकिंग द यूनिवर्सिटी। कैसा कॉन्ट्रीब्यूटर बनाना चाहेगा, आइडिया से तो पॉजिटिव लग रहा है, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट। ऑस्टेयर इज सिंपल, राइट। ऑडिशियस इज ब्रेव, सो प्रोमिनेंट, राइट। उसके बाद टू मेकिंग द यूनिवर्सिटी अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल, थॉट प्रोसेस, राइट। कुछ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस या यंग बबलिंग एनर्जेटिक आइडियाज, राइट। तो
सशक्तिकरण होना आइडियाज का, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। बैरन तो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। बिविल्डरमेंट मैच नहीं करता, सो प्रॉयस, प्रॉयस इज बीइंग स्किलफुल, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको अप्रोच सिखा दिया है, वोकैबुलरी बिल्डिंग की टैक्टिक्स सिखा दी हैं। अब आपको क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है और घबराना नहीं है। वॉट एवर हैज हैपेंड, वी हैव टू लुक अहेड, राइट। यही लाइफ में आपको करना होता है, यू हैव टू मूव ऑन विद योर फुल फेथ, राइट। अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना, कहीं भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, मेहनत करनी है। वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है आपको तरीके बता दिए, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी आपको सिखा दिए। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फेथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।